नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन कर संसद में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इन सभी खबरों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कहा कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने एनडीए के सहयोगी दलों और विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि वे ऐसे किसी भी कदम को पूरी तरह से खारिज करें और संसद में ऐसे संशोधनों को पारित ना होने दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SQR इलियास ने एक बयान में कहा कि बोर्ड इस कदम को विफल करने के लिए सभी प्रकार के कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाएगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और आरएसएस का हिंदुत्व एजेंडा है। उन्होंने शुरू से ही वक्फ बोर्ड और संपत्तियों को खत्म करने के प्रयास जारी रखे हैं। ओवैसी ने कहा कि यह अपने आप में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सर्वेक्षण बीजेपी सरकार द्वारा किया जाता है तो इसका नतीजा यह होगा कि संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं होगी। कुल मिलाकर अगर मीडिया की खबरें सच हैं तो मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मुसलमानों से वक्फ बोर्ड की संपत्तियां छीनना चाहती है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल रविवार को राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने और नहरी पानी के सिंचाई शुल्क में 133 करोड़ रुपए की बकाया राशि माफ करने की घोषणा की। यहां पार्टी की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार वर्तमान में 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को झटका लगने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए कई घोषणाएं की हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक ट्वीट कर जानकारी दी कि असम सरकार लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए 2 कानून ला रही है। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू किसी मुसलमान की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकार की अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा प्रदर्शन अब हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि अब तक हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया है। इस बीच कल रविवार को बांग्लादेश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारी छात्रों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। इसमें कम से कम 200 लोगों के घायल होने की खबर है। अब ऐसे में बांग्लादेश में चल रहे देशव्यापी प्रदर्शनों को रोकने की कोशिशों के मद्देनजर रात के समय कर्फ्यू लगा दिया गया। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश में मौजूद अपने सभी नागरिकों के लिए कल रविवार रात को एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय सहायक उच्चायोग ने कहा कि सिलहट स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय से संपर्क में रहें और उनको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उच्चायोग ने आपात नंबर भी जारी किया और कहा है कि आपात स्थिति में कृपया 880131 3076402 पर संपर्क करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने अपने हालिया बयान में कहा है कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की निगरानी करे कि सरकार का कामकाज भारत के संविधान के दायरे में हो। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के वित्तीय प्रबंधन में बहुत सी खामियां हैं। उन्होंने कहा कि यह राय सीधे तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे सक्षम अधिकारियों द्वारा दिए गए विश्लेषण से उपजी है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में वित्तीय संकट है, फंड्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। गरीबी दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि मैंने एक श्वेत पत्र मांगा है क्योंकि मुझे राज्य में वित्तीय संकट का पता चला है। मैं एक दिवालिया राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में
वास्तविक स्थिति देखना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक रूप से राज्यपाल सक्षम है और प्रशासन के किसी भी पहलू पर मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना राज्यपाल की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री के लिए राज्यपाल को ऐसी जानकारी देना अनिवार्य है। मैं इसका इंतज़ार करूंगा। अगर यह आती है तो ठीक है, अगर यह नहीं आती है तो इसके लिए मेरे पास कई तरीके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कल रविवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय पर झूठ फैलाने और राजधानी के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैंने डॉक्टरों की कमी के बारे में अप्रैल में एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखा था। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। मैंने फिर से एक पत्र लिखा जिसमें डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया समय लेने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का कोई आदेश नहीं दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों पर राजनिवास के अधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विज्ञापनों और प्रचार के नाम पर 10 साल का कुशासन खत्म होने लगा है। एक अधिकारी ने कहा कि अब जब व्यवस्था चरमरा रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सौरभ भारद्वाज बेतहाशा बहाने खोज रहे हैं। आपका स्वास्थ्य मॉडल सबके सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रविवार को चंडीगढ़ में मनी माजरा जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2029 में भी एनडीए की सरकार बनने वाली है। गृह मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगला कार्यकाल भी इसी सरकार का होगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि कांग्रेस को 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली थीं, उससे कहीं ज़्यादा सीटें इस चुनाव में लोकसभा 2024 में बीजेपी ने जीती हैं। इंडिया गठबंधन केवल अस्थिरता पैदा करना चाहता है। उन्हें विपक्ष में काम करने का तरीका सीखना होगा। ये लोग बार बार कहते हैं कि यह सरकार चलने वाली नहीं। मैं उन्हें आश्वस्त करने आया हूँ कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के साथ साथ अगले चुनाव में फिर से सरकार बनाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना नामित करने के उपराज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब दिल्ली सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को यानी आज सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने पिछले साल 17 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि आज महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने वाली जो सरकार महाराष्ट्र में है उसे सत्ता से परास्त करना है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के माध्यम से उसमें रास्ता बनाया जाएगा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन सुचारू रूप से सीट शेयरिंग के मुद्दे का हल निकालेगा। इसके साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर कहा कि कौन क्या बोल रहा है उससे हमें भटकना नहीं है। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। कांग्रेस को राज्य के किसानों की हालत को लेकर चिंता है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, गलत नीतियों के कारण किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के लिए जनता के प्रश्न इस तरह के बयानों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पेरिस ओलंपिक के 10वें दिन यानी आज 5 अगस्त को भारत को मेडल की उम्मीद है। आज बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। उनका मुकाबला शाम 6 बजे मलेशिया के शटलर जी जिया से होगा। आपको बता दें कि लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में 2-0 से हार गए थे, लेकिन अभी भी लक्ष्य के लिए पदक की उम्मीदें बाकी हैं। उन्हें अब कांस्य पदक के लिए आज एक और मैच खेलना होगा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम हॉकी के क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को बेहद कड़े मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आपको बता दें कि खेल के आधे समय तक मैच में दोनों तरफ से एक एक गोल किया गया था। भारत की तरफ से पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर हरमनप्रीत सिंह ने मैच का पहला गोल किया। वहीं ब्रिटेन के ली मॉर्टन ने अपनी टीम की तरफ से गोल कर मैच बराबरी पर ला दिया। यह मैच पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच गया था, जिसमें भारत ने 4-2 से मैच में जीत हासिल की।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनको अमेरिका में बना पहला F-16 फाइटर जेट मिल गया है। एक खुफिया जगह पर हुए आयोजन में जेलेंस्की ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को मिला F-16 हमने ये कर दिखाया। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि इन विमानों के आ जाने से यूक्रेन की एयरफोर्स की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ सकेगी, जो कि अभी तक सोवियत काल के जेट विमानों पर ही निर्भर थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनको अमेरिका से कितने विमान हासिल हुए हैं। उन्होंने 18 महीने के इंतजार के बाद जेट विमानों को पहुंचाने में मदद करने के लिए डेनमार्क, नीदरलैंड और ख़ास तौर पर अमेरिका को धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि यूक्रेन को और भी विमानों की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।